Good evening, everyone. Welcome to Fundamentals of Micro and Nano Fabrication. We are doing Chapter 4, the subtractive processes. In fact, we will be starting today, and this is the lecture 14. Okay, so ये मेरे बारे में कुछ कॉमन चीजें हैं. क्लासरूम इनवाइट कोड जो आप लोगों ने ज्वाइन कर रखा होगा. शेड्यूल मंडे 6 to 7 PM. ये मीट लिंक यूट्यूब चैनल जहाँ ये सारी वीडियोस अपलोड होंगे. ओके, सो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा है. हम लोगों ने स्टार्ट किया बेसिक्स ऑफ माइक्रो फैब्रिकेशन, जिसमें ये भी इंक्लूडेड था कि क्यों माइक्रो फैब्रिकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशली व्हेन वी आर इन इंडिया. फिर हम लोग क्लीन रूम प्रैक्टिसेस देखे, जो बेसिक चीज है. और मैं बार बार आप लोगों को कई बार बताया हूँ कि ये पूरा प्रोसेस जो है एक खाना पकाने की तरह का प्रोसेस है. और जैसे खाना पकाने में सबसे पहले होता है क्लीनिंग, एंड उसके बाद बाकी कोई भी प्रोसेस होता है. उसी तरह फैब्रिकेशन, माइक्रो फैब्रिकेशन, नैनो फैब्रिकेशन भी इसी तरह का प्रोसेस है. तो हम लोग सबस्ट्रेट प्री प्रोसेसिंग, क्लीनिंग एंड डीग्रीजिंग पढ़े. फिर हम लोग पढ़े एडिटिव प्रोसेसिंग, कैसे कुछ लेयर्स ग्रो किए जाते हैं, कैसे हम लोग लेयर्स जो है उनको चेंज करते हैं, मतलब कुछ जोड़ते हैं. तो हम लोग ने डोपिंग पढ़ा, ऑक्सीडेशन पढ़ा, केमिकल वेपर डिपोजिशन पढ़ा, फिजिकल वेपर डिपोजिशन पढ़ा. फिर हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा, लिथोग्राफी. दैट इज कि किसी भी चीज को हम पैटर्न कैसे करते हैं, स्पेसिफिक पैटर्न्स. क्योंकि जस्ट एक लेयर हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता until unless हम लोग को हमारे जरूरत के हिसाब से सर्किट या जिस भी तरह का हम लोग पैटर्न ना करें. नेक्स्ट हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमने लिथोग्राफी में भी थोड़ा देखे कि कहीं कहीं हमें कुछ चीजों को हटाना भी पड़ता है, क्योंकि हम लोग ने अगर कुछ डिपॉजिट किया है उसमें से पैटर्न बना लिया, तो अब हमें बाकी एरिया से चीजों को हटाना है. इसके प्रोसेस को, इसको सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस. जब किसी चीज को हम लोग जोड़ते हैं, दैट इज एडिटिव प्रोसेस. जब हम हटाते हैं, उसको सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस बोलते हैं. इसके दो टाइप होते हैं, वेट इचिंग और ड्राई इचिंग. आज हम लोग मोस्टली वेट इचिंग कवर करेंगे. ठीक है, एंड दिस इज ऑलमोस्ट लाइक हम लोग बेसिक ऑफ माइक्रो फैब्रिकेशन लगभग पूरा कवर कर लेंगे. इसके बाद फिर हम लोग कुछ केस स्टडीज देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस एक्चुअली कैसे बनते हैं. ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिव प्रोसेसेस समझने के लिए सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग समझना. और मैन्युफैक्चरिंग के दो टाइप को डिफरेंट, आपको एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव को समझाने के लिए मैं मैन्युफैक्चरिंग के दो प्रोसेस का एग्जांपल लेता हूँ. ठीक है, सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस मतलब ये समझ लीजिए, सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस सबसे कॉमन, सबसे ट्रेडिशनल तरीका है मैन्युफैक्चरिंग का. हम लोग को कोई चीज बनाना होता है, मान लीजिए मूर्ति बनाना है, पत्थर का हो या मिट्टी मिट्टी का हो, मिट्टी नहीं सॉरी, पत्थर का हो या फिर इसका हो, लकड़ी का हो. तो हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा लिया, एक बड़ा सा पत्थर लिया, उसको काटते हैं, तराशते हैं, उसमें से चीजें हटाई जाती है. दिस इज द बेसिक सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस है. वहीं अगर हम लोग पहले जैसे लकड़ी लेते हैं, उस पर हम लोग मिट्टी डालते हैं, फिर गोल बना रहे हैं, दैट इज सब एडिटिव प्रोसेसिंग. तो सब्ट्रैक्टिव प्रोसेसेस सबसे कॉमन प्रोसेसेस हैं जो अभी मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है, नॉट ओनली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन. ठीक है, जैसे कटिंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, आप लोग जो फर्स्ट ईयर में किए हैं, ग्राइंडिंग, एचिंग, लैपिंग, बहुत सारे. ठीक है, तो मैं आपको इसका डिफरेंस समझाने के लिए वीडियो करता हूँ. देखिए, यहाँ क्या है, एक हमारे पास मेटल पीस है, उसको कट किया जा रहा है, उसको छोटा किया जा रहा है, छोटा करके उसमें से चीजें निकाली जा रही है, और तब हमें जो डिजायर्ड शेप है वो मिल रहा है. तो ये कहा जाएगा सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस, जो हम लोग आज कवर करेंगे कि जब हमारे पास कुछ चीज है उसको हटाना है. वही अगर हम लोग एडिटिव प्रोसेसेस की बात करें, तो ये देखिए, जैसे ये पाउडर है, इस पर लेजर से क्या किया गया, एक सरफेस बनाया, फिर एक लेयर पाउडर डाला गया, फिर उस पे मेल्ट करके स्ट्रक्चर बनाया गया. देखिए, बार बार पाउडर डाल रहे हैं. तो यहाँ लेयर बाय लेयर चीजें डिपोजिट की जा रही है. ठीक है, हम लोग जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वह डिपोजिशन इज डन. ठीक है, यहाँ डिपोजिशन और पैटर्निंग एक्चुअली
साथ हो रहा है, डिपॉज़िट कर रहे हैं, पैटर्न कर रहे हैं, डिपॉज़िट कर रहे हैं, पैटर्न कर रहे हैं एंड देन इसमें भी सब्ट्रैक्टिव करेंगे, हटाएँगे बट यहाँ क्या है, यहाँ रीयूज़ होता है इस केस में लेजर सिंटरिंग मेथड में, इसलिए इसको एडिटिव ये किया जाता है। एडिटिव का कुछ एडवांटेज है, सब्ट्रैक्टिव का कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है? हम लोग माइक्रो फैब्रिकेशन और नैनो फैब्रिकेशन के टर्म्स में इनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, ये देखेंगे, ठीक है? ठीक, तो अब आ जाते हैं हम लोग के प्रोसेस में। जैसा मैंने बताया कि जब अ, हम लोग कभी भी एचिंग की बात करते हैं, तो एचिंग इज़ डिवाइडेड इंटू 2 वेट एंड ड्राई। वेट एचिंग generally is also called as chemical etching. केमिकल एचिंग क्यों? क्योंकि इसमें केमिकल्स का यूज़ होता है। हम लोग केमिकल के सॉल्यूशन में अपने वेफर्स को डालते हैं और इसीलिए इसको हम लोग जनरली वेट इचिंग को केमिकल इचिंग भी बोलते हैं और वेट इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है? जहाँ हम लोग सॉल्यूशन केमिकल सॉल्यूशन में इमर्ज करते हैं, डुबाते हैं, वो वेट इचिंग होता है। बहुत ही वाइडली यूज़ होता है माइक्रो फैब्रिकेशन में, सरफेस टेक्सचरिंग, डिवाइस आइसोलेशन जो कि हम लोग देखें लिथोग्राफी के केस में भी पीआर रिमूवल दैट इज़ आल्सो ए वेट प्रोसेस। जब हम लोग देखे थे ना कि हार्डवेयर किया डेवलपमेंट इनफैक्ट इज़ ए वेट प्रोसेस, एचिंग नहीं बोलेंगे उसको प्रॉपर्ली बट इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट, ठीक है? पहले क्या होता था जब 1970s तक 3 माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर फिर भी बड़ा है, ठीक है? आज डिवाइसेज़ नैनोमीटर में बनते हैं। तो जब तक 3 माइक्रोमीटर से ऊपर हमारा फीचर साइज़ था, मतलब उससे छोटी चीज़ें नहीं बना रहे थे हम प्रोसेसर्स में, तब तक वेट इचिंग वाज़ द मोस्ट प्रिविलेंट क्या इनफैक्ट दिस वाज़ द यूज्ड थिंग, ठीक है? तब तक यही यूज़ होता था। लेकिन जैसे बहुत छोटा होता गया फीचर साइज़, तो वहाँ छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स आने लगे वेट इचिंग से और उसके चलते जहाँ अब 3 माइक्रोमीटर से बड़े फीचर साइज़ हमको चाहिए, बड़ी चीज़ें चाहिए, वहाँ वेट इचिंग कॉमनली यूज़ होता है और इनफैक्ट काफ़ी जगह यूज़ होता है। बट जहाँ बहुत छोटे चाहिए होते हैं, वहाँ हम लोग वेट इचिंग नहीं यूज़ कर पाते हैं। इट इज़ अ बिट ईज़ियर टू डू, ठीक है? बट कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, लेट्स डिस्कस, ठीक है? तो सिंपल प्रोसेस समझ लीजिए कि वेट इचिंग है क्या? वेट इचिंग हाइली सेलेक्टिव है। सेलेक्टिव मतलब क्या है? ऐसा केमिकल ले लेंगे, जो कि हमने 2 चीज़ें बनाई है। जैसे मान लीजिए कि हमारा लिथोग्राफी था। लिथोग्राफी में हम लोग ने क्या किया, फोटोरेसिस्ट को डेवलप किया और हमारे पास पैटर्न आ गया इस तरह का, एक होल। तो हमें क्या बनाना है? हमें आइडियली ऐसा चाहिए, यहाँ एक होल बने। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे सॉल्यूशन में डिप करेंगे, जो सबस्ट्रेट को तो एच करता हो, मतलब एक तरह से सबस्ट्रेट को खा जाता हो, डिसॉल्व कर देता हो, बट हमारे फोटोरेसिस्ट को वो नहीं कुछ इफ़ेक्ट करेगा। तो डालेंगे तो क्या होगा, ये अंदर घुसेगा, एच करने लगेगा और आप देखेंगे आइडियली क्या होगा, वो ऐसे सीधे तो एच नहीं करेगा, वो लगभग गोल एच करेगा और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमारा फोटोरेसिस्ट या मास्क हटा देंगे, तो हमें एक ऐसा पैटर्न आएगा। अगर ऊपर से देखेंगे आप स्ट्रेट टॉप से, तो आपको ये बस मान लीजिए अगर ऐसा स्क्वायर बनाना था, तो टॉप से केवल स्क्वायर ही दिखेगा, बट अंदर थोड़ा गोल हो चुका होगा, ठीक है? तो ये है हमारा वेट एचिंग का कॉमन प्रोसेस। वेट एचिंग भी 2 तरह का होता है, आइसोट्रोपिक, एनीसोट्रोपिक। क्या आइसोट्रोपिक मतलब जो हम लोगों ने देखा कि चारों तरफ बराबर, इक्वल इन ऑल साइड्स, ठीक है? ये हो गया आइसो। आइसो मतलब इक्वलिटी के लिए यूज़ होता है। आप लोग आइसोट्रोपिक एंटीना भी पढ़े होंगे कम्युनिकेशन थ्योरी में। यस।
तो मतलब इक्वल इन ऑल साइड, तो आइसोट्रोपिक, ठीक है। वही एनाइसोट्रॉपिक होता है जो सिंगल डायरेक्शन में रिमूव करता है, मतलब वो कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस में रिमूव करता है, नॉट इन ऑल डायरेक्शन, कुछ प्रिफर्ड डायरेक्शन में कुछ तरह का। ये भी तो अकॉर्डिंग टू यूज हम लोग डिफर कर सकते, इक्वल इन ऑल डायरेक्शन आइसोट्रॉपिक होगा, और इन सम डायरेक्शन, मतलब एक तरफ समझिए एचिंग तो हर डायरेक्शन में होगा, लेकिन इन सम डायरेक्शन द रेट इज फास्टर, देखेंगे हम लोग आगे फर्स्ट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक। ये दो तरह के वेट इचिंग होते हैं एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन आवर सबस्ट्रेट, हम लोग को क्या चीज को करना है, प्लस हम लोग क्या केमिकल यूज कर रहे हैं, ठीक है। दोनों की बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। तो इसका प्रोसेस स्टेप क्या होगा, क्या स्टेप्स यूज होता है इसको करने के लिए। सबसे पहला हमेशा की तरह क्लीनिंग, जो भी है उसको क्लीन करेंगे, डिग्रीस करेंगे जो भी। बट जैसे फोटो रेजिस्ट के केस में क्या है कि हम लोग एसीटोन ये सब नहीं यूज कर सकते, तो सिंपली एटलीस्ट डीआई वाटर से, डीआयोनाइज्ड वाटर से धुलना होता है, एटलीस्ट ये जरूरी होता है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, मास्किंग, जो हम लोग ने लिथोग्राफी में पढ़ा है, ठीक है। प्रोटेक्टिव लेयर, जिससे कि हमें जितना एरिया को हटाना है बस वही है, पूरा हटाना हो तो इन दैट केस तो सिंपली डिप कर दिया। फिर हम लोग एचिंग करेंगे, फिर हम लोग इसको इमर्ज करेंगे किसमें, अपने जस्ट, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारे सॉल्यूशन में डिप करेंगे, जो कि एच करेगा। फिर दोबारा हम लोग क्लीन करेंगे, क्यों क्लीन करेंगे, क्योंकि हम लोग क्योंकि सॉल्यूशन में डिप कर रहे हैं जिसमें खुद भी कॉन्टेमिनेंट हो सकता है, खुद खुद भी कुछ चीजें हो सकती है पहले से, इसीलिए हम लोग को ये भी हटाना, इसको भी अच्छे से हटाना होता है। दूसरी चीज, अगर कोई चीज रह गया तो वो एक्चुअली थोड़ा और एच कर सकता है हमारे डिजायर्ड फीचर्स से ज्यादा। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग को काम कर प्रोसेस करना होता है। ये तो हो गया स्टेप्स जो फॉलो होगा, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, इस पूरे प्रोसेस में तीन स्टेप्स होते हैं, तीन प्रोसेस हो रहे होते हैं। सबसे पहला रिएक्टेंट्स, जो कि हमारा केमिकल है, वो आता है हमारे वेफर के पास, मास ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, जहाँ इचिंग होना है वहां तक। ये बहुत हद तक जैसे ऑक्सीडेशन था ना उस तरह से है, क्योंकि हमें जहाँ जिस सरफेस पे हटाना है उस सरफेस तक हमारे केमिकल को पहुंचना होगा, राइट। देन रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड फिल्म, या फिर जो सबस्ट्रेट है, तो क्या होगा कि पहले केमिकल्स आए, केमिकल आके हमारे सरफेस पे लगे, यहाँ इसके साथ एक बॉन्ड बनाए, इसको लिया, ये रिएक्शन टाइम हुआ, ठीक है, और इसके बाद से फिर वहां से निकल गया, मास ट्रांसपोर्ट, ठीक है, फिर से हटा। इस पूरे प्रोसेस में कुछ फिगर्स ऑफ मेरिट होता है। फिगर्स ऑफ मेरिट मतलब जिन चीजों को देख के ये डिसाइड किया जाता है कि एचिंग अच्छा है, खराब है, क्या है, ठीक है। जिसमें आ, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, एच रेट, कितने फास्ट एचिंग हो रहा है। जरूरी नहीं है कि हमेशा फास्ट एचिंग अच्छा हो, कई बार हमें स्लो एचिंग भी चाहिए होता है जब हमें कम चीजों को करना होता है, कई बार हमें फास्ट भी चाहिए होता है जब हम किसी चीज को बहुत तेजी से करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा है, ठीक है। दूसरा है एच रेट यूनिफॉर्मिटी, कितना यूनिफॉर्मली हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि शुरुआत बहुत तेज होता है, बहुत तेजी से एचिंग होता है, उसके बाद रुक जाता है साइलेंट, फिर आप घंटों घंटों बैठे हो, ऐसे भी एचिंग होते हैं। एंड देन यू हैव टू गो थ्रू सम अदर प्रोसेस कि फिर से
क्लिक किया या फिर नया सॉल्यूशन ले लिया, ये भी ध्यान देना होता है। देन इज सेलेक्टिविटी, कि कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे मार्क्स को ही एच कर दे रहा है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और एनाइसोट्रॉपी, कितना एनाइसोट्रॉपिक है, कि कितना एक डायरेक्शन में जाता है, चारों तरफ फैलता है या एक डायरेक्शन में जाता है, इसके बेसिस पर भी हम लोग हाँ डिसाइड करते हैं कि एचिंग प्रोसेस कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहला एचिंग सेलेक्टिविटी, ये रेशियो है डिफरेंट मटेरियल के एचिंग रेट का। ऐसे समझ लीजिए मास्क और फिल्म, फिल्म मतलब जिसे हटाना है या पैटर्न करना है, जितना हाई उतना बेटर, मतलब जितना ज्यादा आपके फिल्म को इफेक्ट करे और मास्क को नहीं, उतना बेटर। ऐसा कोई एजेंट नहीं हो सकता है जो एक को हार्म कर रहा है और दूसरे को बिल्कुल नहीं करे करता है, बट कम और ज्यादा होता है। ठीक है, और जनरली केमिकल इचिंग के केस में फिर भी सेलेक्टिविटी अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है? क्योंकि केमिकली हो रहा है, जबकि फिजिकल इचिंग में जो हम लोग नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे ड्राई इचिंग, ठीक है, स्पटरिंग, मिलिंग, इसमें लो सेलेक्टिविटी है क्योंकि उसके पास जो भी आया उसको हटा देगा, फिजिकली हटा रहा है। ठीक है, उसको कोई एफिनिटी नहीं है। ठीक है, जनरली एस एफ एम से डिफाइन करते हैं सेलेक्टिविटी। और सेलेक्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है, कई बार लोअर टेम्परेचर पे एक अलग सेलेक्टिविटी मिलेगी, हायर टेम्परेचर पे अलग सेलेक्टिविटी मिलती है। ठीक है, तो क्या होता है कि हम लोग इसके बेसिस पे क्या होता है डिफरेंट पैटर्न्स बनते हैं। ठीक है, अगर आ, आप देखेंगे, पहला चीज है कि पैटर्न पैटर्न कई बार ओवर एच हो सकता है, अंडर एच हो सकता है, अंडर कट बोलते हैं, जो एक्चुअली जहां तक होना था उससे ज्यादा पैटर्न बन गया, इसको अंडर कट बोलते हैं। दूसरा, ओवर एच भी हो जाता है कई बार, जितना होना था उससे बहुत ज्यादा एचिंग हो गया, नीचे तक पहुंच गया या फिर प्रॉपरली नीचे तक नहीं पहुंचा। देयर आर ए लॉट ऑफ फैक्टर्स, ना इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर द थिंग्स। लेकिन एनाइसोट्रॉपी क्या होता है, देखिए, आइसोट्रॉपी मतलब जैसे ये केमिकल्स घुस रहे हैं तीनों, चारों तरफ बराबर इचिंग कर रहे हैं, ऊपर तो जगह नहीं है क्योंकि मास्क, चारों तरफ बराबर, इसको एनाइसोट्रॉपिक बोल, मतलब आइसोट्रॉपिक बोलते हैं, सॉरी। आइसो एनाइसोट्रॉपिक क्या हुआ, जो कि एक डायरेक्शन में कम है, दूसरे डायरेक्शन में ज्यादा है, तो गोल पैटर्न नहीं होगा, थोड़ा स्टिप होगा, जनरली स्लैंटेड होगा। ठीक है, इसको एनाइसोट्रॉपिक बोलते हैं, ये भी हम लोग प्रेफर करते हैं। और कंप्लीटली एनाइसोट्रॉपिक बोलते हैं जिसे, जो परफेक्टली एकदम सीधा एक डायरेक्शन में परफेक्ट और कुछ नहीं, ठीक है, एकदम सीधे जा रहा है। तो जनरली इसको डिफाइन करने के लिए एक फैक्टर है आर आई, इसको यूज किया जाता है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल एच रेट। हॉरिजेंटल एच रेट मतलब, सॉरी, जो इस तरह से मतलब जो साइड वाइज, जो हमें नहीं चाहिए, डिवाइडेड बाय वर्टिकल एच रेट, कितने स्पीड से वर्टिकल कर रहा है। आइसोट्रॉपिक के लिए आर आई 1 होगा, मतलब दोनों डायरेक्शन में सेम होगा। कंप्लीटली एनाइसोट्रॉपिक के केस में आर आई 0 होगा। क्यों? हॉरिजेंटल एच रेट होगा ही नहीं, इधर तो नहीं कर रहा ना, सिर्फ इधर कर रहा है। ठीक है, ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एचिंग में। तो कुछ एचिंग सॉल्यूशंस देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एसिड। ठीक है, जनरली एसिड जैसे कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब यूज किए जाते हैं बहुत सारे एचिंग के लिए। बेसिस जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कुछ कुछ केसेस में सॉल्वेंट लाइक एसीटोन, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जो हम लोग पहले भी देखे हैं कि जब पीआर को हटाना होता है तो एसीटोन यूज कर लिया। ठीक है, सिलेक्शन विल डिपेंड ऑन सबस्ट्रेट मटेरियल, जो हमारा सबस्ट्रेट क्या है, क्योंकि सबस्ट्रेट को असर नहीं होना चाहिए, कितना फास्ट होना चाहिए, सेलेक्टिविटी कैसा है, और हमारे बाकी स्टेप्स, मतलब मान लीजिए जैसे मेटल डिप्लीटर है, मेटल को नहीं खराब कर दे, ये सारी चीजें देखते हैं। और या फिर कोई ऐसा एजेंट नहीं हो जो नेक्स्ट स्टेप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे। ये ये कुछ कॉमन मटेरियल्स हैं, ये प्लमर से लिया हुआ, जेडी प्लमर मैंने रेफरेंस मटेरियल में दिया होगा। ठीक है, जेडी प्लमर का बुक है सिलिकॉन वीएलएसआई टेक्नोलॉजी, इनफैक्ट इस फील्ड का बाइबल कहा जाता है उसे। तो ये
वहाँ से लिया यू कैन लुक कि क्या-क्या बहुत सारे इसमें किस प्रोपोर्शन में होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है? जो यहाँ और भी हैं कुछ, जैसे कि कुछ कॉमन चीज़ें, मोस्टली मेटल्स को अगर एच करना होता है, तो डाइल्यूट एसिड्स, तो ध्यान रहे कि अगर हम लोग कहीं मेटल डिपॉज़िटेड है, तो उसको अगर उसमें कुछ प्रोसेस करने वाले हैं, तो अगर डाइल्यूट एसिड है, उसके साथ नहीं करना है। कहीं एसिड यूज़ हो रहा है आपके उसमें, नहीं करना है। और अगर आपको मेटल को हटाना है स्पेसिफिकली, देन यू यूज़ सम डाइल्यूट एसिड। लेकिन टाइटेनियम और क्रोमियम नहीं होते हैं। टाइटेनियम एंड क्रोमियम इनफैक्ट ये दोनों जो है ना बहुत मुश्किल होते हैं एच करने के लिए, क्योंकि ये ऑक्साइड बना देते हैं। तुरंत के तुरंत ऑक्साइड बनाए जाते हैं एसिड्स के साथ। तो इनको सेरिक अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रेट प्लस एसिड एसिड के साथ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट यूज़ किया जाता है। ठीक है? तो यहाँ कुछ और भी एजेंट्स हैं, आप ये कर सकते हैं। और इसमें देखिए सेलेक्टिविटी कैसे है। एल्युमिनियम है, लेकिन SiO2 को नहीं करता है। सिलिकॉन नाइट्राइड को करता है, सिलिकॉन को नहीं करता है। मेटल्स को करता है, फोटोरेसिस्ट को नहीं करता है। एम मतलब मेटल है, ठीक है? तो इस तरह से देखना होगा कि आपको कब क्या यूज़ करना है, क्या-क्या चीज़ें, मतलब इसमें जो ब्रैकेट्स में है ना, दोज़ आर इन प्रोपोर्शन, कितने रेशियो में डालना है आपने, ठीक है? ये सब कुछ कॉमन एजेंट्स हैं। एक ये हो गया आइसोट्रोपिक इचिंग के लिए। देखिए ना, एनिसोट्रोपिक इचिंग स्पेशली सिलिकॉन के केस में हम लोग करते हैं, जो बहुत ही एक यूनिक चीज़ है कि सिलिकॉन के केस में अगर हम लोग KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, तो ये प्लेन सेलेक्टिव होता है। प्लेन सेलेक्टिव, आप लोग मिलर इंडेक्सेस पढ़े होंगे कि 100 111। तो मैं आपको शुरुआत में एकदम शायद सेकंड क्लास में बताया था कैसे हम लोग वेफर को पहचानेंगे 111 100, ठीक है? तो KOH 111 प्लेन को इच नहीं करता है, लगभग बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है? वही 100 को करता है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि हम लोग को कई बार 111 प्लेन एज एन एच मास्क वर्क करता है, क्योंकि हर प्लेन तो है ही, ठीक है? तो क्या होता है कि एचिंग होता जाता है और होते-होते जैसे वो इस एंगल पे पहुँचता है, जनरली 54.736 ऐसे करके है, ठीक है? इस एंगल पे एचिंग रुक जाता है, तो ये हमेशा ऐसा पैटर्न बनेगा। ये बहुत जगह मेम्स टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है, स्पेशली जो अगर इंकजेट प्रिंटर्स ये सब देखेंगे वहाँ यूज़ होता है, ठीक है? और कहीं-कहीं इवन इसका एक्सप्लेनेशन है ये, लेट्स नॉट गो दैट इन डिटेल्स, क्योंकि बॉन्डिंग जो होता है, इस तरह का बॉन्डिंग होता है कि वहाँ उसको इफ़ेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है? और वही केस में आप इसको पढ़ सकते हैं इन डिटेल्स इफ यू फील। चलिए ये असाइनमेंट दे देता हूँ मैं आपको, इसको पढ़िए, अच्छे से समझिए और कोई डाउट है तो यू आस्क, ठीक है? तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेट टीचिंग। पहला एडवांटेज बहुत सिंपल है, लो कॉस्ट, आपके के पास छोटे से बीकर में हो जाता है। बहुत सेलेक्टिव होता है, क्योंकि स्पेसिफिक केमिकल स्पेसिफिक एलिमेंट्स के साथ सेलेक्टिव होते हैं। और बहुत वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स इसमें कवर कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती है। बट सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, रिज़ॉल्यूशन छोटा है, 3 माइक्रोमीटर से ऊपर होगा तो चलता है, उसके नीचे नहीं होता। आइसोट्रोपिक एच प्रोफाइल दूसरा है कि ये एनिसोट्रोपिक नहीं बनाता है, ये लगभग ज़्यादातर, और इनफैक्ट बहुत भी जाएँगे तभी कंप्लीटली एनिसोट्रोपिक नहीं, थोड़ा ना थोड़ा इधर-उधर होता ही है, और इसलिए अंडर कट होता है। जनरली हमारा मास्क है, उसके अंदर भी खोखला हो जाता है, तो हम जितना डायमेंशन बनाना चाहते हैं तो उससे एक्चुअली बड़ा हो जाता है, और जिस शेप का बनाना चाहते थे उससे डिफरेंट हो जाता है। हम लोग अगर ऐसा बनाना चाहते हैं, मास्क रखा है और एनिसोट्रोपिक इचिंग हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जनरली ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कर्व सा हो जाएगा, क्योंकि अंदर कटा हुआ, जब मास्क हटाएँगे तो देखेंगे हम लोग कर्व सा हो चुका है। थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाएगा इस तरह का, यानी थोड़ा कर्वी नेचर का, पूरा गोल तो नहीं होगा। हाँ जी, ठीक है?
ये इसका यूज़ कहाँ होता है मैम्स? माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स में, आईसी टेक्नोलॉजी में, जनरली जब बड़े फीचर साइज़ में होते हैं, फोटोनिक डिवाइसेज़ जो फोटो सेल्स, सोलर सेल्स ये सब में भी होता है, माइक्रोफ्लूइडिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ेज़ होता है। माइक्रोफ्लूइडिक्स जहाँ हम लोग चिप पे कुछ छोटे-छोटे छोटे फ्लूइड्स जैसे ब्लड और आप लोग ने ग्लूकोमीटर देखा होगा, ब्लड डालते हैं, वो ट्रैवल करता है, बट ग्लूकोमीटर के केस में ट्रैवल नहीं करता। बट देयर आर थिंग्स लैब ऑन चिप, बायोमेडिकल सेंसर्स इसमें काफ़ी यूज़ होता है। सो ये एक काफ़ी यूज़फुल टेक्नोलॉजी है, सिंपल रिलायबल मेथड, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, बट विथ स्मॉल डिसएडवांटेज कि इसका रिज़ॉल्यूशन अच्छा नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। सी यू।